चलिए, तो आज हम आपको मिलाना चाहते हैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा से। और ये आज हमारे साथ हैं और इन्होंने 2 बार यूपीपीसीएस क्वालिफाई किया है और करेंटली ये पोस्टिंग है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर पे। और सेकंड टाइम इन्होंने क्वालिफाई किया डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है ये। तो आज हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं इनसे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इनका क्या स्ट्रगल रहा। ये जैसे कि मैंने बोला डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, तो ये डॉक्टर हैं, बीडीएस हैं, तो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। तो मेडिकल बैकग्राउंड के होते हुए ये किस तरीके से पीसीएस फील्ड में आए और इन्होंने 2 बार, एक नहीं 2 बार एग्जाम क्वालिफाई किया। तो जो इनकी लाइफ की जर्नी है, किस तरीके से इनका स्ट्रगल रहा, वो आज हम इनके थ्रू जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो थैंक यू मीनाक्षी सर। जी। सर मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूँगी एंड सर आई लिटरली थैंकफुल टू द करियरविल टीम कि आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। एंड सर थैंक यू टू यू, स्पेशली थैंक्स टू यू सर। नहीं देखो, करियर विल है प्लेटफॉर्म, एक जरिया है बच्चों के सिलेक्शन के लिए, लेकिन मेहनत तो भाई आप लोगों की होती है, आप लोग मेहनत करते हैं। और ये जो जितना प्राउड आज आप फील कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्राउड फील हमें भी होता है आपके साथ बैठकर। भाई हम आपका इंटरव्यू लेते हैं और काफ़ी बच्चे आपसे मोटिवेट होते हैं कि किस तरीके से जो जर्नी होती है एक्चुअली, जब वो आप जैसे बच्चों का एग्जाम्पल देखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उनके अंदर एक वो जज्बा आता है कि होता है ना, रियलिस्टिक चीज़ उनको देखने में मिलती है कि हाँ ये हमारा ही साथी था, हमारे बीच से निकल कर आज यहाँ पहुँचा। कभी कभी होता है ना, लोगों का सपना हो जाता है जॉब पाना, इतनी बड़ी पोस्ट हासिल करना, उनको लगता है शायद ये ड्रीम जॉब है। क्योंकि हो सकता है किसी कोई कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली में दूर दूर तक कोई सिलेक्शन नहीं हुआ होता किसी का। तो भाई उनके लिए सिर्फ एक सपना होता है कि शायद ऐसी पोस्ट में कैसे बच्चे जाते हैं, कौन जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप काफ़ी मोटिवेशन का काम करते हैं। जब आप थैंक यू अपनी सर। लाइफ बताते हो तो उनको, वो बच्चे आपको कनेक्ट कर पाते हैं अपने से। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा मीनाक्षी जी, आपकी स्कूलिंग क्या रही, आपने कैसे कहाँ से स्कूलिंग की? सर मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। हम्म। सर माय नेम इज़ डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा। सो आई हैव completed my school education from DAV Public School Meerut and after the completion I gave the CPMT exam जो क्लियर करके फिर मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। ओके। तो मुझे BDS अलॉट हुआ था किस ईयर में उसमें। आपका सीपीएमटी में सिलेक्शन हुआ था? सर मेरा हुआ था 2006 में। 2006 में 6 में। पीएमटी में, ओके। सर फिर वहाँ से सर मैंने सीमा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऋषिकेश से मैंने अपना BDS कंप्लीट किया। ओके। और सर जैसे ही मैं अपना ये इंटर्नशिप मेरी स्टार्ट होने वाली थी तो तभी मेरे ब्रदर का सिलेक्शन हुआ था, एल्डर ब्रदर का, इन ओके। IAS। अच्छा, तो आपके जो भाई हैं, आपके जी, बड़े भाई, भाई। वो आईएएस हैं? हाँ जी। अच्छा, आप उनसे इंस्पायर हुए, जी सर। तब जी आपने सर। अपना मेडिकल बैकग्राउंड छोड़ने का सर एक्चुअल में जो एक मन में सेवा भाव की था वो बचपन से ही था। तो पहले सोचा था कि डॉक्टर बन के मैं वो अचीव कर पाऊंगी। अच्छा। लेकिन सर जब कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन पे मुझे लगा कि नहीं, इससे भी बेटर प्लेटफॉर्म मिल सकता है लोगों की सेवा के लिए। और उसी टाइम पे सर मेरे ब्रदर का सिलेक्शन हुआ था तो वो मुझे बताते थे कि सिविल सर्विसेज में कितना एक्सपोजर है, काम करने का डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं, डाइवर्सिटी ऑफ जॉब है। सर मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया था। तो फिर वहाँ से मैंने अपना मोटिव चेंज किया कि मुझे MDS नहीं, फिर मुझे UPSC की तैयारी करनी है। ओके। जी सर। अच्छा, तब आपने यूपीएससी तैयारी करने का सोचा? जी इन विच ईयर? सर 2013 में 2013 में आपने प्लानिंग सोचा बनाई? था सर। सोचा था। जी जी जी। तो 13 में आपने प्लानिंग की जी सर। कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकती हूँ, क्योंकि आपने भाई ने क्रैक किया था आईएएस। देखो वही चीज़ है ना, देखो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी फैमिली में या रिलेटिव्स में कोई होता नहीं है, तो हम इन चीज़ों की सोचते नहीं है कि हम ये जॉब भी निकाल सकते हैं। बट आपके भाई ने एग्जाम्पल सेट किया आपके लिए, तो इसीलिए आज आप हमारे साथ हो, क्योंकि आप दूसरों का लिए एग्जाम्पल सेट कर सको, ताकि भाई आपको देखें और भी बच्चे इंस्पायर हो और वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो 13 में आपने तैयारी शुरू करी, करियरविल प्लेटफॉर्म पर आपका आना कैसे हुआ? सर जैसे मैंने 2013 में सोचा था सर, फिर उसके बारे में मैंने पता किया कि एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चाहिए। सर फिर पैटर्न 2011 में चेंज हुआ था तो राइट। एप्टीट्यूड पेपर इन्होंने CSAT इंट्रोड्यूस किया था। हम्म। सर उसमें मैथ्स था। तो वो मैथ्स सर इतना ईजी भी नहीं कह सकते, इतना टफ भी नहीं कह सकते, बट यू नीड अ राइट अप्रोच। तो उसके लिए सर पहले मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की जो NCERTs थी वो सब किया, 10 ईयर पेपर किए। लेकिन सर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, मतलब एक्यूरेसी इतनी नहीं आ रही थी और टाइम बाउंड भी नहीं हो रहा था। तो सर स्टार्टिंग में मेरा 2 प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अच्छा, आपने 14 और 15 दिया?
14 में सर मैंने एक बार दिया पेपर की एटलीस्ट देखते हैं कि पैटर्न कैसा है, कि कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। तो सर मैंने 14 का दिया। उसके बाद सर फिर थोड़ा सा एक्चुअल में मुझे पता लगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। उसके बाद सर फिर मैंने 15 में दिया। सर 15 में फर्स्ट टाइम मेरा यूपीएससी क्वालिफाई हुआ। यूपीएससी क्वालिफाई सर किया क्योंकि 15 में? 2015 में ही यूपीएससी फर्स्ट टाइम सीसेट क्वालिफाई हुआ था। हाँ हाँ। तो फिर मेरा फर्स्ट टाइम वहाँ पे क्वालिफाई हुआ तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं कर सकते हैं। सो उसके बाद फिर 2016 में ये सी साइड का प्रॉब्लम चल ही रहा था कि एक हाई मतलब आप एक पॉजिटिव साइड में रहें कि आप कट ऑफ के पास ना रहें, तो एक सेफ सिक्योर चाहिए था। तो सर मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने मुझे ऐसे चलते चलते बोला कि तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम करियर विल का ऐप देखो, वहाँ पे राकेश सर हैं तो वो शायद आपकी हेल्प कर सकें। सर फिर मैंने यूट्यूब पे पूरा सर्च किया तो मुझे वहाँ से एक राकेश सर की वीडियो दिखी, तभी सर बाई साइड में एक आपकी वीडियो आ रही थी तो वो मैंने क्लिक किया। तो जब मैंने आपकी वीडियो देखी रीजनिंग की, और मेरे ख्याल से वो सिलॉजिज्म की थी। हाँ, वो मेरे जो आपने वीडियो देखी होगी वो बहुत पुरानी वीडियो सर थी, बहुत पुरानी वीडियो थी तब मैं काफी दुबला पतला हुआ जी करता सिंगल शॉट वीडियो थी, आई सिंगल थिंक शॉट वीडियो पूरी थी, यस कंप्लीट सर वीडियो सर। स्लॉग्स सर थी। वो साइड बार में वीडियोस आती हैं तो हाँ, आप एक हाँ। वीडियो करते हैं। तो जब मैंने खोला मैंने कहा ऐसे भी रीजनिंग पढ़ा सकता है कोई। सभी उसके बाद मैंने मैथ्स छोड़ के फिर मैंने रीजनिंग स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। तो मैंने सिलॉजिज्म देखा, फिर आपका क्लॉक देखा। सर कुछ टॉपिक्स तो सर आपके ऐसे हैं। सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आपको कोई ऐसे ही किंग ऑफ रीजनिंग नहीं बोलता है, यू आर एन एक्चुअल किंग ऑफ रीजनिंग। नहीं नहीं, वो तो देखो आपका प्यार है और वही स्टूडेंट्स का ही प्यार है, बाकी तो सर इतनी क्लैरिटी से कोई मतलब सर मैंने देखा किसी टीचर का कोई पार्ट स्ट्रांग होता है किसी का कोई, लेकिन सर आप हर टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं और इतना क्लैरिटी से। सर मेरा आप रजिस्टर्स भी देखेंगे ना, मतलब मैंने आपके नोट्स बनाए थे प्रॉपर्ली रजिस्टर में, फिर उनके जो बेसिक आपने जैसे मान लीजिए क्लॉक है, कैलेंडर है, सबके साथ एक एक पेज में सिनॉप्सिस बनाए थे ताकि मैं एंड मोमेंट पे उन्हें रिविजन कर सकूं। सर इतने कलरफुल करके मैंने बनाए थे वो कि मतलब मेरे ब्रदर भी इंस्पायर्ड थे मेरे नोट्स देख के कि तुमने कैसे बनाए हैं। अच्छा, वो नोट्स हैं आपके पास? सर है मेरे पास में। सर मैं अच्छा, आपके साथ शेयर करूंगी वो आप नोट्स। मेरे को जरूर शेयर करना। सर वो नोट्स मैंने मतलब ऐसे नोट्स बनाए थे, मेरा वो रजिस्टर एक्चुअल में सिर्फ रीजनिंग के नाम से ही है और सर उसको हाफ पेज में डिवाइड करके फिर एक एक पेज पे सब मेरे हार्डली 6 या 7 पेज में मेरी पूरी रीजनिंग कवर है। अच्छा, तो उसमें कैलेंडर हो गया, ये सिलॉजिज्म हो गया। सर सिलॉजिज्म तो कभी समझ ही नहीं आता था, लेकिन सर जब आपने पढ़ाया उससे सर टाइम लगा ग्रास्प होने में, बट सर अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर यू डोंट हैव टू लुक बैक। गुड गुड। तो आपने फिर 14 में दिया, 15 में दिया? सर 14 में ट्रायल के लिए ऐसे ट्रायल दिया के था, दिया था। 15 में मेरा फर्स्ट टाइम यूपीएससी क्रैक हुआ था, उसमें सर मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर सर मैंने 16 में यूपी पीसीएस फर्स्ट टाइम क्लियर किया था और उसी साल मेरा यूपीएससी भी क्लियर हुआ था। ओके। सर लेकिन यूपी पीसीएस मैंने मेंस छोड़ दिया था क्योंकि उस साल ना 1 महीने का डिफरेंस था यूपीएससी का यूपी पीसीएस के मेंस का, और यूपी पीसीएस में सर हिंदी कंपलसरी होती है और उस टाइम पे 2 ऑप्शनल थे, यूपीएससी में 1 था। तो वो मेरी मिस्टेक रही थी कि मुझे मेंस नहीं छोड़ना चाहिए था, कि एक्चुअल में कुछ भी रहता बट एटलीस्ट आई शुड हैव ट्राइड। तो वो मिस हुआ मेरा। फिर मैंने 17 में फिर से दिया, 17 में मेरा यूपी पीसीएस क्लियर हुआ। इसका मेन सर 18 में हुआ था। इसमें 2 ऑप्शनल थे, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था मेरा, एक ज्योग्राफी था, और हिंदी कंपलसरी होती है। और उस 17 में क्वालिफाइंग होती है, एमसी ऑब्जेक्टिव टाइप होता था मेंस का, जो जीएस का पेपर होता था। एक पेपर सर पूरा रीजनिंग और मैथ्स का ही होता था इसमें, तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली सर आपकी वीडियोज़ से। रीजनिंग मैथ्स का सी सेट की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मेंस में पहले यूपी पीसीएस में 2 पेपर होते थे, जीएस के ऑब्जेक्टिव होते थे। अच्छा। पेपर 1 होता था पूरा लाइक जीएस अभी जो प्रीलिम्स में होता प्रीलिम्स है, में। और सेकंड पेपर होता था लाइक कंप्लीटली सी सेट बेस्ड। हाँ जी। ओके। अच्छा, वो पहले पीसीएस में मेंस में थे? पीसीएस में मेंस में थे वो पहले। ओके ओके। तो सर मुझे वहाँ पे बहुत हेल्प मिली, मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था। मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मेरा मेंस निकल जाएगा, बट लकीली वो 19 में रिजल्ट आया उसका, सैटरडे की रात थी सर, मुझे अभी भी याद है तो मुझे मैसेज आया था कि यू हैव क्वालिफाइड यूपी पीसीएस मेंस। ओके। और आपका नेक्स्ट 1 ही हफ्ता मिला था इंटरव्यू की प्रिपरेशन का, तो नेक्स्ट मंडे से फिर हमारा इंटरव्यू शेड्यूल था। ओके, जी गुड। अच्छा, तो आपने जो ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया, जी आई थिंक 4 to 5 इयर्स आपको लगे ज्वाइनिंग लेते हुए? सर, जो मतलब सर सिलेक्शन बोले तो 2 साल में हो गया था। उसके बाद सर मैं फिर सोचा कि अभी अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर मुझे पढ़ने के लिए शायद कम टाइम मिलेगा, तो मैंने फिर उसको ज्वाइन ना करके आई कंटिन्यूड विद माय प्रिपरेशन। ओके।
तो 18 में थोड़ा गैप लिया मैंने, 19 में अगेन आई क्लियर्ड कि यूपीपीसीएस का मेरा पूरा, सो 18 में क्या था, यूपीपीसीएस का पूरा पैटर्न यूपीएससी जैसा हो गया था, एक ऑप्शनल और जीएस की तरह सब जीएस की कुछ। तरह मेंस होगा। हाँ जी सर, सब मेरे लिए फिर थोड़ा इजी हो गया था कि मुझे अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। तो फिर मैंने मेंस लिखा उसका यूपी का, फिर से 19 का वो क्लियर हुआ, फिर उसका इंटरव्यू दिया था मैंने, तो वो भी क्लियर हुआ था। तो उसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की पोस्ट मिली थी। ओके। तो फिर कंफ्यूजन था कि अभी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर ज्वाइन करें या डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट करें। सर फिर उसी बीच में कोविड आ गया, तो फिर इसलिए वो थोड़ा गैप और बढ़ गया। ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपकी जब बीडीएस आपने कर लिए, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने कहीं प्रैक्टिस की थी इंटर्नशिप के बाद? सर थोड़ा टाइम के लिए कॉलेज में ही, मतलब इंटर्नशिप के बाद कंटिन्यू किया था, क्योंकि उस टाइम पे माइंड में थोड़ा डायलेमा मतलब चल रहा था कि एमडीएस करनी है या फिर सिविल सर्विसेज कंटिन्यू करनी है। फिर सर जब एक बार माइंड मेकअप किया, देन आई कम्प्लीटली केम इनटू द सिविल सर्विसेज कि अब करना है तो यही करना है और कुछ नहीं करना है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके माइंड में कहीं था कि अगर मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, 3 4 5 साल में तैयारी करूंगी तो दोबारा मुझे यही प्रैक्टिस के लिए लौट कर आना, या फैमिली का क्या प्रेशर आता? अच्छा, मैं पूछना भूल गया, आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर वी आर 4 ब्रदर सिस्टर, मतलब आई एम अ Okay. सिंगल, मतलब अकेली okay. बहन हूँ, एंड 3 ब्रदर्स हैं मेरे, मैं घर में सबसे अच्छा, छोटी हूँ। आपने कहा आपके बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ था जी यूपीएससी में, आईएएस यूपीएससी है में वो, आईएएस हैं। बाकी के? सर उनसे जो बड़े वाले हैं उनका यूपीपीसीएस में क्लियर हुआ था 2014 में। अच्छा, वो भी पीसीएस हैं? हाँ जी सर, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, अभी वो गाजियाबाद में पोस्टेड है। वीडियो है। हाँ जी। हाँ और जी। जो सर मेरे सबसे बड़े ब्रदर हैं वो बिजनेस करते हैं, ओके। तो वो मतलब दिल्ली में ही रहते हैं, हमारी पूरी फैमिली अभी। बाकी मम्मी पापा? सर मम्मी पापा सब दिल्ली में ही हैं। अच्छा, दिल्ली में ही जी है। जी। तो उनको तो भाई काफी प्राउड फील होता होगा, उनके सारे बच्चे वेल सेटल हैं। सर जब भैया का सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम, जब हमने देखा था, एक्चुअल में पता लगा था कि ये कुछ चीज़ है, तो मतलब माय फादर वाज वेरी हैप्पी कि मतलब ये मेरे ब्रदर का तो बचपन का ड्रीम था, बट मैं उन्हीं को फॉलो करती आई हूँ बचपन से। तो फिर मुझे एक इंसाइट मिल गई सर, जब कोई घर में बड़ा आपसे कर जाए तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मोटिवेशन भी बढ़ता है कि अगर आपसे बड़े कर सकते हैं तो फिर आप भी कर सकते आप हैं। भी कर सकते हैं। तो सर मेरी फैमिली का सर सपोर्ट बहुत रहा है, प्रेशर किसी चीज़ का नहीं रहा। तो उन्होंने ये नहीं था कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगी। सर थ्रू आउट द प्रिपरेशन माय फैमिली, माय फादर, माय मदर, ब्रदर, मतलब मैं ब्रदर के साथ में रह के प्रिपरेशन की है मैंने, तो मतलब डेली बेसिस पे मोटिवेशन वगैरह थोड़ा रहता था। लेकिन सर वही रहता है कि एक फेज कंटिन्यूटी आपकी मोटिवेशन की नहीं रहती है। तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मोटिवेट ही रहती थी पूरा टाइम, तो कुछ वीक मतलब किसी दिन लो डेज भी होते थे, तो उस टाइम पे फिर फैमिली के साथ बैठ के उनके साथ पार्क में वॉक करके तो डिस्कशन हमारा सर चलता रहता था। वो समझाते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो सर एक मतलब इंसाइट थी मेरे पास में, तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही है। तो मतलब फैमिली का प्रेशर कभी नहीं रहा सर, माइंड में सेकंड थॉट नहीं आया कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मेहनत लगेगी, कितना भी टाइम लगे, बट करना है तो करना है। अच्छा, बच्चे ना, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, आपने यूपीएससी भी क्वालिफाई किया, जी मेंस भी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में आपका नहीं हुआ बाई जी चांस, जी और पीसीएस में तो आप सिलेक्टेड हैं ही। हाँ जी तो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब जिनके लिए ये वाली जॉब ना एक सपने के ही बराबर है। जी जी तो बच्चे सोचते हैं कि ये तो भाई हमसे कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं जो पीसीएस क्वालिफाई करता है, यूपीएससी क्वालिफाई करता है, वो बच्चे शायद 24 घंटे पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं कि सर ये तो पूरे 20 घंटे पढ़ना है। तो ये जो बच्चों का एक डाउट रहता है ना कि कितनी पढ़ाई उनको करनी चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, या वास्तव में मतलब आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड रहे हो पहले से, क्योंकि बच्चों को लगता है कि शायद जो सर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं बाई बर्थ। तो ऐसा कुछ है, या मतलब एवरेज स्टूडेंट भी अगर प्रिपरेशन करे तो इन जॉब्स को हासिल कर सकते हैं थोड़े से डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ? तो बच्चों को आप क्या मतलब बताना चाहोगे कि किस लेवल के बच्चे ही तैयारी करें, या हर कोई इन जॉब को पाने का सपना देख सकता है? सर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम हर बच्चे के लिए है, चाहे वो बिलो एवरेज है। सर इस एग्ज़ाम में ना सर्टेनिटी कह नहीं सकते कि है, जो बच्चा बिलो एवरेज भी रहा है वो प्रॉपर टॉप भी कर जाता है आईएएस में, और जो बचपन से टॉपर रहते हैं वो कभी कभी प्रिपरेशन करके भी चले जाते हैं। सर मैं अपना बताती हूँ, मैं हमेशा एवरेज और थोड़ा अबव एवरेज रही हूँ, मैं टॉपर नहीं बोलूँगी अपने आप को, बट हाँ इतना था कि आई वॉज वेरी सीरियस टुवर्ड्स माई स्टडीज़,
और बचपन से एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चली है। लेकिन सर इस जॉब को पाने के लिए जो बच्चा मेहनत करेगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से सही, कितना भी एवरेज बिलो एवरेज टॉपर है, जो इसमें एनर्जी डालेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, तो सर मुझे लगता है अगर मैं निकाल सकती हूँ तो कोई भी निकाल सकता है। सर पहले मैंने इंटरव्यू में सुना था बच्चे कहते हैं कि अगर हम कर सकते, सर मैं एक्चुअल में बोल रही हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। इसके लिए आपको अलग से कोई सुपर पावर्स नहीं चाहिए, बस एक तो आपका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आप डेडिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए और आप सीरियस होने चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और सर इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इतना मैटर नहीं करता है। अगर आप मेडिकल से हैं, इंजीनियरिंग हैं, आप आर्ट स्टूडेंट हैं, आप मेहनत करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। तो देखा, इन्होंने बताया कि यही बात हम आप लोगों को समझाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी एग्ज़ाम को हासिल करने के लिए, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आपका डेडिकेशन, आपको लगन होनी चाहिए। इन्होंने कहा ये खुद एवरेज स्टूडेंट रहे हमेशा, बैकग्राउंड से भी फर्क नहीं पड़ता, ये खुद मेडिकल बैकग्राउंड के, साइंस साइड बैकग्राउंड के नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हम तो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, हमारी मैथ्स वीक है, तो कैसे हम मैथ्स को करेंगे। तो आपने तो आई थिंक 10th के बाद कभी मैथ को टच भी नहीं किया होगा। 10th के बाद कभी मैथ्स नहीं पढ़ा और सोचा था कि 10th हो गई, अब मैथ्स से पीछा छूट गया। और मैं ये मान सकता हूँ अगर आपने BDS हैं आप, तो अगर आपने बायो ली है, मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मैथ्स वीक रहा होगा, क्योंकि बचपन में जब हमारा मैथ्स से हमें डर लगता है तो तभी हम दूसरे ट्रैक की तरफ जाते हैं, या फिर BDS में जाना था आपको? सर एक्चुअल में डॉक्टर बनना मेरा सब बचपन का ड्रीम था। Okay. कि मुझे नहीं पता ये थॉट मुझे कहाँ से आया था, बट मुझसे मेरे फादर भी बचपन में पूछते थे कि आपको क्या करना है, तो मैंने हमेशा बोला मुझे डॉक्टर बनना है। तो सर वो मेरा बचपन से चला था, तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सर फिर मैथ से ऐसा नहीं था कि मुझे डर लगता था या मुझे छोड़नी है, पीछा छुड़ाना है, लेकिन सर बस कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड हमेशा ही रहता था कि डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी करना है लेकिन डॉक्टर बनना है। तो सर इसलिए फिर मैथ्स का भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सर मुझे लगता है मैं स्पेशली उन बच्चों को बोलना चाहूँगी जिन्हें लगता है कि हमारा मैथ्स वीक है, सर शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप आज भी उसमें टाइम डालेंगे, आज भी आप उस चीज़ को लेके पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा। लेकिन सर हर चीज़ एक टाइम मांगती है, एक एफर्ट मांगती है, एक जिसे बोलते हैं एक डेडिकेटेड और एक ट्रू एफर्ट मांगती है। आप औरों को दिखाने के लिए घंटों के लिए पढ़ाई मत करिए। सर मैंने कभी 18 घंटे नहीं, 20 घंटे नहीं पढ़ी। मेरे ब्रदर ने मुझे हमेशा बोला क्वालिटी पढ़ाई करो, सिर्फ 24 टेबल पे बैठ के किताब खुली है और आप कहीं खोए हुए हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल 1 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन वो 1 घंटा आपका इट्स लाइक एन मेडिटेशन, कि उसके अलावा आसपास में आपका क्या चल रहा है, कोई फैमिली में इशू है या कोई बाहर क्या हो रहा है, इनफैक्ट आपका तोप भी गिर जाए ना बाहर, आपका उस समय आपका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो आपका फुल डेडिकेशन होना चाहिए। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता सर, नहीं, और 18 घंटे भी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन सर एक क्वालिटी टाइम आपको चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने सच कही कि अगर हम 6 घंटे बैठे तो सिर्फ सिटिंग से कुछ नहीं होगा। जी सर। उसका रिजल्ट कितना, आउटपुट कितना, वो मैटर करता है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपना 100% दें। और ये बात बिल्कुल सच है, आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन 100% एफर्ट के साथ पढ़ रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो रिजल्ट है। वरना पूरे 24 घंटे किताब लेके बैठे रहो, उससे कोई फायदा नहीं। और आजकल बच्चे यही है, बस दूसरों को देखते हैं कि वो 10 घंटे पढ़ाई की, 15 घंटे पढ़ाई। अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर मुझे CGL निकालना है तो मैं कितने घंटे पढ़ूं दिन में। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भाई घंटे काउंट मत करो, आप अपना 100% दो। अगर आप सेटिस्फाई हो कि मैंने 2 घंटे आज पढ़ाई की और पूरा रिजल्ट निकला, तो आप 2 घंटे सफिशिएंट है, नहीं तो आप 4 घंटे पढ़ो। वही चीज है कि आप अपना 100% दो, तो फिर सिलेक्शन जरूर होता है। सर इनिशियली टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, क्योंकि हम जो सर सिलेबस सारा वही होता है, 6 to 10th का ही होता है हमारा, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो। बट उस टाइम पे हम सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, सब बच्चे को उस टाइम पर नहीं उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। बट जब ग्रेजुएशन के बाद आप वही सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका थॉट प्रोसेस अलग होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पे होती है, तो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, अच्छे से समझ आती है। तो उसको एक प्रॉपर टाइम दीजिए। आप एक सब्जेक्ट पकड़िए, उस पर मास्टरी करिए। इस एग्ज़ाम में सर एक सब्जेक्ट मास्टरी करो और बाकी के वीक छोड़ दो, नहीं निकलेगा। हर सब्जेक्ट को एज एन एवरेज सब्जेक्ट की तरह प्रिपेयर करोगे, यू विल मेक इट। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि रीजनिंग और मैथ्स के लिए आप जुड़े थे करियर से,
तो यूपीपीसीएस में रीजनिंग और मैथ का मतलब कितना रोल रहा, और ये यहाँ से कैसे आपको हेल्प मिली इस एग्जाम के लिए, या कुछ रोल है भी या नहीं भी, कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है तो बच्चों को ऊपर ऊपर से ही पढ़ने की जरूरत है? तो किस तरीके से रीजनिंग और मैथ्स की इंपॉर्टेंस है आपके लिए, मतलब इस एग्जाम के लिए? सर जब मैंने दो अपने एग्जाम डिस्क्वालीफाई करे थे अच्छा। तो तब मुझे इसकी एक्चुअल में इम्पोर्टेंस समझ आई सर। फिर मैंने बताया कि मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि तुम करियर विल जाओ, तुम्हें वहीं से मतलब जो तुम्हारा इशू है टैकल हो जाएगा। सर आज की डेट में क्वालिफाइंग पेपर भी इट्स नॉट इजी टू क्वालिफाई, अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम भी देखेंगे। बस मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा। क्वालिफाइंग जैसे अभी सीजीएल का आप जानते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, तो काफी सारे बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तो उसके चक्कर में ना वो जो एफर्ट होता है ना 100% वो नहीं दिया, और आपने देखा कट ऑफ जो गई थी 200 में से 150 नंबर कट ऑफ गई सीजीएल की, तो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों? उन्होंने वो एफर्ट नहीं लगाया। किस लिए नहीं लगाया? क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था क्वालिफाइंग इन नेचर है, मार्क्स तो ऐड नहीं होने। बट वो ये भूल गए अगर आप यहाँ भी तो मेहनत करोगे तो वही पेपर मेंस में आना है, तो वो आपकी मेंस में भी हेल्प करेगा। तो ये जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर को बच्चे समझकर सब्जेक्ट को हल्के में ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है सर। क्वालिफाइंग पेपर को से इनफैक्ट आपका क्वालिफाइंग पेपर आपके मेन पेपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका क्वालिफाइंग पेपर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपके अंदर डाउट नहीं रहेगा कि मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो मुझे लगता है क्वालिफाइंग पेपर जैसे आपका सर मेंस में हिंदी होती है यूपीएससी में, बच्चे उसे लाइटली लेते हैं, लेकिन आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है उस पर इक्वली एम्फेसिस दें, इनफैक्ट उसको और अच्छा बेटर प्रिपेयर करें। भले ही उसके मार्क्स नहीं जुड़े लेकिन वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। बिल्कुल सही है। जो मतलब फर्स्ट स्टेज वाला डाउट है ना कि क्वालिफाइंग होगा या नहीं होगा, अगर आपने वो बेहतर तैयार किया है तो वो डाउट मतलब आप इन हो जाता है। जी सर, सब कभी क्वालिफाइंग पेपर को लेके सर कभी डाउट में नहीं रहना चाहिए। वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग करके रख देना चाहिए कि मतलब आपको कैसा भी पेपर आ जाए आप एकदम उसको एकदम इतने अच्छे से हैंडल करें एग्जाम को कि आपको बाकी बच्चों की मतलब बच्चे बोलते हैं ना मेरा जीएस तो अच्छा हुआ लेकिन मेरा सी साइड एक क्वेश्चन से रह गया, 2 से रह गया। आप वो स्टेज छोड़ ही क्यों रहे हैं? आपको माना 67 मार्क्स चाहिए, आप 120 भी ला सकते हैं, उसमें 100 भी ला सकते हैं। तो आप अपने आप को सेफर साइड में रखिए और फिर अपना पूरा फोकस पेपर 1 पे रखिए, ताकि क्योंकि आपकी मेरिट वहीं से बननी है। बट क्वालिफाइंग पेपर को ईजीली लाइटली ना लें, बिल्कुल भी नहीं लें, अदरवाइज आपका पूरा साल वेस्ट होता है सर। अटेम्प्ट खराब होती है और जो डीमोटिवेशन और डिप्रेशन आता है उस फेज में सर वो बहुत ही मतलब टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ वही है कि जो डिप्रेशन और डिमोटिवेशन है जो एक साल खराब होती है उसको हैंडल करना बहुत भारी हो जाता है बच्चे के लिए। हाँ मीनाक्षी जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने पीसीएस की तैयारी करने का सोचा, तो बच्चे जब भी यूपीएससी की तैयारी करने का सोचते हैं तो सबसे पहले वो ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और वह कई लाख रुपए जमा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक हम ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाएंगे तब तक तैयारी कैसे होगी। तो क्या आपने कभी ऑफलाइन कोचिंग ली थी? सर मैंने सोचा था ऑफलाइन के लिए, मैं मतलब इंस्टीट्यूट्स भी मैंने विजिट करे थे राजेंद्र नगर में, बट सर उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है और सर हर बच्चा उतना 1-2 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन सर जब मैंने मतलब कुछ जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और जिनके प्राइस इतने रीज़नेबल हैं, जिसमें आपको वैलिडिटी भी 1 साल की मिलती है, तो सर ये एक मिथ मैं ब्रेक करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन में ही जाके पढ़ाई करके ही आप ऑफिसर बन सकते हैं। आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको ऑनलाइन में भी बैठ के आप कम पैसों में भी तैयारी कर सकते हैं और ऑफिसर बन सकते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि मैं बच्चों को अक्सर बताता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन को अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑनलाइन का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, सिर्फ एक, और वो है डेडिकेटेड। अगर बच्चा के अंदर खुद नहीं, अगर वो डेडिकेशन नहीं है इस बच्चे के अंदर खुद, तो वो ऑनलाइन तैयारी नहीं कर सकता। अदरवाइज ऑनलाइन अगर हम टाइम की बात करें, पैसे की बात करें, कंटेंट की भी बात करें, मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑनलाइन में ज़्यादा कंटेंट मिल सकता है बच्चे को। और सबसे ज़रूरी है टाइम, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है, वो जब टाइम निकल जाता है ना, ना तो फिर पैसे की कोई अहमियत है ना किसी चीज़ की कोई अहमियत है। सबसे मेन चीज़ है टाइम। आप किसी प्लेटफॉर्म को अगर टाइम दे रहे हैं और वो समय आपका बर्बाद हो जाए तो फिर उसको हम किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है कि ऑनलाइन आप पढ़ भी सकते हैं और डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं तो आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। सर आज की डेट में यूट्यूब इतना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है बच्चों की सक्सेस में, मुझे लगता है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं भी ज्वाइन करेंगे सर, आपकी मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द क्लासेस फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पे आपकी भी, राकेश सर की भी। लेकिन
सर बच्चा अगर करना चाहे तो उससे भी कर सकता है। सर एक चीज़ और, जैसे करियर विल की जो ऐप थी पहले सिर्फ एंड्रॉयड पे आती थी। हाँ, सिर्फ सर एंड्रॉइड मेरे पास पे। उस समय फ़ोन नहीं था और मुझे आपकी क्लासेस करनी थी। मैंने मेरे पापा से बोला था कि पापा मुझे एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए कि मुझे क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो उनको भी लगा कि लैपटॉप है, सब कुछ है, तो फ़ोन की ही क्यों ज़रूरत है। फिर सर मैंने उनको बताया, तब मुझे मेरे फादर ने सर वो एंड्रॉयड फ़ोन गिफ्ट करा मुझे, और सर वो मेरे पास आज भी है, अभी भी है इस समय। अच्छा। सर मैंने उसमें करियर विल ऐप डाउनलोड किया, मैं उस पे बैठ के सर पढ़ती थी। आइज़ में पेन भी होता था क्योंकि सर स्क्रीन छोटी होती है, लेकिन अभी तो सर आपका लैपटॉप पे भी सब जगह अवेलेबल है। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं था लैपटॉप पर। सर लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस ना वो एक मोबाइल पे, एंड्रॉयड पे, और मतलब एकदम फोकस होकर, जो सीरियस बच्चा होगा सर वो कहीं से भी करना चाहेगा, वो कर लेगा। कुल मिलाकर यही है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जब किसी चीज़ को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो सबसे ज़रूरी ना हम सोचते हैं कि सारा एनवायरनमेंट हमें चाहिए, मतलब एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे, जबकि मेन चीज़ है सिर्फ आपका डेडिकेशन। फिर आपको ना किसी माहौल की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ अब अगर आप खुद डेडिकेटेड हैं तो जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं आप उन्हीं का यूज़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं। सर इस एग्ज़ाम के लिए एक पागलपन होना ज़रूरी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपका सिलेक्शन हुआ 17 में, जी और आप सबसे पहले करीबल से कब जुड़े थे? आपने सर मेरी जो क्लास ली थी सबसे पहले किस ईयर में ली थी? सर मैंने 2016 में ली थी आपकी 16 में क्लासेस। आपने मेरी क्लास ली जी। थी, और फिर आपका सिलेक्शन हुआ सर 17 में। 16 में भी हुआ था, मेरा यूपीएससी भी निकला था हाँ, और मेरा यूपी पीसीएस, दोनों प्रीलिम्स निकले थे उस साल बैक टू बैक। 16 में भी सिलेक्शन हुआ, 17 में भी सर सिलेक्शन हुआ, 19 में भी हुआ है 19 मेरा, में भी हुआ। 21 में भी हुआ है मेरा, 22 में भी हुआ है। हाँ, लेकिन अब एक छोटी सी कंप्लेन मुझे आपसे है कि जी। जब इतने साल से आप सिलेक्शन ले रहे हैं बैक टू बैक, और फिर उसके बावजूद आपकी हमसे कभी मुलाकात नहीं हुई, आप हमसे मिलने भी नहीं आए, और आप सर ये अचानक एक सर ये एक मैं बोलूँगी कि ये ऑनलाइन का थोड़ा सा नेगेटिव साइड बोल देंगे, क्योंकि आपका टीचर का फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता। और सर ये आज मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हूँ, इट्स मतलब थैंकफुल टू माय जॉब कि उसके थ्रू मैं आदित्य सर के घर पे, उन्होंने जीएसटी नंबर लिया था तो उनका वेरिफिकेशन था, तो उस दिन वो मुझे वहाँ पे मिले। तो हम लोग पहले से ही सारा प्लान करके चलते हैं, तो वहाँ पे मुझे जो मेरे ऑफिस से बंदा साथ में जाता है उसने बोला कि मैम एक टीचर हैं, उनके यहाँ का आज वेरिफिकेशन है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर जैसे वहाँ पे गए तो सर ने बताया कि मैंने सर से पूछा कि सर आपका नाम क्या है, उन्होंने बोला आदित्य है। फिर मैंने कहा सर आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे, या आपका खुद का यूट्यूब पे चैनल है? उन्होंने बोला करियर विल। मैंने कहा ओ सर आप करियर विल से हैं? तो उन्होंने बोला आप जानते हो? मैंने कहा सर मैं पीयूष सर से पढ़ी हूँ, राकेश सर से पढ़ी हूँ, मतलब मैं आज यहाँ पे हूँ, तो उसमें करियर विल का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो फिर सर ने सारी चीज़ें बताई, बैठ के हमने डिस्कस करा। एंड सर मुझे लगता है अगर मैं आदित्य सर से उस दिन नहीं मिलती तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती आज आपसे मिलने। तो आदित्य सर की वजह से आज हमारे आज साथ हम हैं। सर एक्चुअल में सर दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू आफ्टर माय सिलेक्शन एंड आई एम लिटरली ग्लैड दैट आई एम हियर। और मैं आपके इससे जुड़ी हूँ, आपके करियर विल से मैं जुड़ी हूँ, उसका मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ। और सर मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। हाँ, तो भाई हम भी यही चाहते हैं कि आज आपका इंटरव्यू हुआ, बच्चे आपसे मोटिवेटेड हो, और कुछ ना कुछ सीखने को आज ज़रूर आपको बच्चों से मिला होगा। तो मीनाक्षी जी, आज आपका यहाँ आने के लिए भाई मैं भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि क्योंकि भाई आप जैसे बच्चे आते हैं तो ये सिर्फ आपके लिए प्राउड मोमेंट नहीं है, ये हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है। और ये जो कॉन्फिडेंस है भाई, आपकी तो जॉब लगी, अब आप तो हो ऑलरेडी, लेकिन आपको देखकर हम भी कॉन्फिडेंट होते हैं। जो हमारे अंदर पढ़ाने का जज्बा होता है वो आप जैसे बच्चों को देखकर और 4 गुना हो जाता है। अब जैसे मेरी क्लास होने वाली है ना, मैं देखना डबल एनर्जी से जाने वाला हूँ उस क्लास के अंदर। तो भाई हम कहते हैं कि आप सिलेक्शन लो और आप जैसे बच्चे आते रहें, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू सर। एक लास्ट में आप बच्चों को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? सर मेरा एक मैसेज यही होगा कि एक ईमानदार कोशिश करिए, मटेरियल के पीछे मत भागिए, एक कंसोलिडेटेड मटेरियल रखिए, मिनिमल मटेरियल, मैक्सिमम रिवीजन, एंड सबसे बड़ी बात हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन योरसेल्फ। सच्चे मन से लगन से पढ़ाई करेंगे तो आज यहाँ मेरी जगह आप भी हो सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।